नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बता दें कि वो कैंसर से पीड़ित थे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सुशील कुमार मोदी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना बीजेपी परिवार और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंजाब दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। चंडीगढ़ में भी सीएम धामी करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो का आयोजन। रोड शो में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देश के अलग अलग राज्यों के चुनावी दौरे पर हैं। महाराष्ट्र दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वो पंजाब का भी दौरा करेंगे। चंडीगढ़ में भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रोड शो में भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी को भारी मतों से जिताने की अपील जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खबर लालकुआं से है, जहां निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने सामान्य सीट होने पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उन पर भरोसा करती है तो वो पार्टी को निराश नहीं करेंगे। विकास कार्यों के क्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो अस्पताल का उच्चीकरण करवाएंगे। साथ ही बस स्टॉप की व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा घटिया क्वालिटी की जो सोलर लाइटें नगर क्षेत्रों में लगाई गई हैं, उनके स्थान पर बेहतर सोलर लाइटें लगवाई जाएंगी। ऐसे ही कई मुद्दों पर उन्होंने कहा कि यदि जनता उन पर भरोसा जताती है तो वह विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। यदि सामान्य सीट रहती है और अगर पार्टी हम पर विश्वास करके हमको टिकट देती है तो हम यहाँ पर लालकुआं के अंदर अनेकों विकास कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं। उनको उनमें से सबसे पहले प्याऊ है। यहाँ गर्मियों के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी रोड पर नहीं मिलता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा, यहाँ बस स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि जो है लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए, जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफाई हो रही है, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही आदमी देख सके। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। साथ ही कहा, उत्तराखंड राज्य सेवा करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा, जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। पेयजल संकट से इस समय पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।
अगर बात करें रिहायशी कॉलोनियों की तो वहां भी या तो पेयजल लाइन टूटी हुई है या फिर लो प्रेशर की समस्या से जनता को जूझना पड़ रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ प्रदेश के जंगल जल रहे हैं और दूसरी तरफ पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार पेयजल संकट से जनता को उभारने के साथ साथ पेयजल संकट सुधारने के लिए भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो पेयजल संकट से जूझ रही है या फिर गंदा पानी पीने को मजबूर है। पानी की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। अभी 2-3 दिन पहले सोमेश्वर में बादल फटे थे उधर, तो उससे क्या हो गया, जितना मलबा है और जितना मतलब गंदा सब कोसी में भर गया। कुछ इनकी ऐसी व्यवस्था है नहीं कि ये मलबा जो है नदी में ना जाए। अब क्या हो रहा है, कितना भी ये फिल्टर करें, कुछ पहले तो इनके पंप ही बंद हो गए हैं, पंप नहीं चल रहे। 2-3 दिन पानी की बिल्कुल परेशानी है। इस समय हम लोग जो है पार्किंग में बैठते हैं और हमें मालूम है कि यहाँ के होटलों में तक पानी नहीं है। टूरिस्ट इतना परेशान है कि मतलब कह रहे हैं कि वहाँ नहाने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब होटलों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के घरों में कहाँ से होगी। देहरादून में लगातार जल स्रोतों का चिन्हीकरण कर उनके पुनर्द्वार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर देहरादून की सीडीओ झरना कमठान ने बताया कि सारा के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में 20 और प्रत्येक जनपद में 10 नदियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून जनपद में 68 जल स्रोत और 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया गया है। साथ ही 5 मई को चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और अब इन चिन्हित जल स्रोत और नदियों में वाटर ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें हमको सारा से जो है निर्देश प्राप्त हुए थे, क्योंकि हमारी स्प्रिंग एंड रिवर रेजुलेशन अथॉरिटी स्टेट की, वहां से निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक जनपद के हर ब्लॉक में 10 और पूरे जनपद में 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया जाएगा और वहां पे वाटर रिजुविनेशन के लिए जो है ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें हमने प्राप्त निर्देशानुसार पूरे जनपद में 68 सोर्सेज को और 20 सहायक नदियों को चिन्हित कर लिया है। ये कार्रवाई हमने 5 मई तक कर ली थी और 6 मई से उसमें उपचार की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है। चारधाम यात्रा के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में इस्तेमाल हो रहे कमर्शियल वाहनों के सत्यापन और पंजीकरण के बाद उनके लिए परिवहन विभाग की तरफ से ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जिसका काम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अभी तक लगभग 8500 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा 2500 ग्रीन कार्ड ऋषिकेश में बने हैं और देहरादून में 1600 ग्रीन कार्ड बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड मैक्सी कार्ड के बने हैं। देखिए, आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, अब तक 8,500 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा 2,500 ग्रीन कार्ड हमारे ऋषिकेश में बने हैं और लगभग इतने ही ग्रीन कार्ड हरिद्वार में बने हैं और देहरादून में 1600 ग्रीन कार्ड बने हैं। और जहां तक गाड़ियों का सवाल है, इसमें मैक्सिमम जो ग्रीन कार्ड बने हैं वो मैक्सी के बने हैं और उसके बाद हमारे जो यात्रा में जाने वाली बसेज है उनके ग्रीन। चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों के उपचार और देखभाल के लिए प्रत्येक धाम में पशु चिकित्सक तैनात किए गए हैं, जिसके साथ देहरादून जनपद से भी करीब 16 कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने बताया कि यमुनोत्री धाम में देहरादून से सबसे ज्यादा 16 कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जनपदों से तैनाती की अनुसूची बनाई गई है, जिसमें देहरादून की तरफ से 8 मई से 22 मई तक पहली अनुसूची और अगली अनुसूची 6 जून से 21 जून तक तय की गई है।
हमारे जो 4 धाम यात्रा है उसमें से जो 3 धाम है, यमुनोत्री हो गया और केदारनाथ हो गया और हेमकुंड हो गया, 3 जगह के लिए हमारी टीमें हैं। तो तीनों जगह का अलग अपना अपना अलग शेड्यूल है, अलग अलग टीमें बनी हैं। जहाँ तक यमुनोत्री में सबसे ज़्यादा हमारी टीम लगी हुई है। यमुनोत्री में 16 कार्मिक हमारे लगे हुए हैं और जो अलग अलग शेड्यूल है उसमें मैं 8 मई से 22 मई तक का पहला शेड्यूल है, 6 जून से लेकर 21 जून तक का दूसरा शेड्यूल है जिसमें हमारे कार्मिक लगे हैं, 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का एक तीसरा शेड्यूल है। थाना भैरव मंदिर में तैनात 2 पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य सामने आए हैं। बता दें कि मां पूर्णागिरी मेले के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा अस्वस्थ और घायल श्रद्धालुओं को तत्काल मौके पर मरहम पट्टी किए जाने के साथ उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा देकर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिससे समय रहते श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार और अन्य लाभकारी सेवा मिलने से श्रद्धालु स्वस्थ होकर अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो सके। चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव और बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार हर प्रयास में जुटी है। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि यात्रा के पहले दिन धामों में और यात्रा मार्ग पर भीड़ काफी संख्या में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद यात्रा नियंत्रण में गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे निर्देशों का पालन करें, जिससे उनकी यात्रा सफल हो। प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होती है और यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश सभी ब्यूरोक्रेसी को, जिला प्रशासन को, यात्रा संगठन के सभी लोगों को दिया गया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर धाम की अपनी एक कैपेसिटी है और केदारनाथ जी में जहां 18,000 लोगों को हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहले दिन रिकॉर्ड टूटा है कि करीब 29,500 के आसपास तीर्थयात्री वहां आए थे। बीते दिनों हुई तेज बारिश से अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहरा गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले सोमेश्वर के चनौदा में तेज बारिश आने से कोसी नदी में भारी मलबा आ गया। अल्मोड़ा की प्यास बुझाने वाली कोसी बैराज में भारी मात्रा में गाद जमा होने से पंप और फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण 2 दिन अल्मोड़ा में पानी सप्लाई ठप रही। अब फिल्टर के काम नहीं करने से नालों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पेयजल संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नदी में मलबा फंस गया, जिसके चलते फिल्टर का काम नहीं हो पाया। यही कारण है कि नालों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। नदी में मलबा फंसने के साथ अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोसी नदी में मलबा गिर गया, जिसके कारण 2 दिन तक अल्मोड़ा में पानी की सप्लाई बंद रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बढ़ते तापमान के साथ लगातार पानी का संकट भी गहराता जा रहा है, तो वहीं कोसी नदी में मलबा गिरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मलबा गिरने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 2 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रही, जिसके कारण लोग जूझते हुए नजर आए। कोसी नदी में मलबा गिरने से स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा में 2 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रही।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आईएसबीटी के पास पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आगजनी का कारण नहीं हुआ स्पष्ट। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग क्यों लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग की ओर से की जा रही है। आग कैसे लगी, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। खबर देहरादून से है, जहां आईएसबीटी के पास पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आईएसबीटी के पास पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी, इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर दिनेशपुर से है, जहां के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन अग्रवाल और जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित मल्होत्रा ने कहा है कि आजकल के लोग फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें हल्का भोजन करना चाहिए। अपनी जीवन शैली में प्रतिदिन सुबह एक्सरसाइज करने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है। वहीं फिजियोथेरेपी के डॉक्टर सत्यपाल यादव ने कहा है कि नसों का दबना और नसों का ब्लॉकेज दवाइयां का इस्तेमाल ना करके फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। खान पान और एक्सरसाइज करने की नसीहत डॉक्टर ने दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि दवाई लेने की बजाय फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि लोगों को फास्ट फूड से बचना चाहिए। तो वहीं दवाइयों को लेकर डॉक्टर्स ने कहा है कि नसों के दबाव ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए और दवाइयों से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक्सरसाइज करने पर भी फोकस किया है। उनका कहना है कि लगातार अपने रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करने से बच सकते हैं। तपती गर्मी में पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों की और वन्य जीव रुख ना करें। इसको लेकर लैंड साउंड डिवीजन से घने जंगलों में बने अपने वाटर हॉल में पानी डालना शुरू कर दिया है। लैंसडाउन डिवीजन के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि रिहायशी इलाकों के नजदीक बने वाटर हॉल में पानी नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जंगलों में बने वाटर हॉल में पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जा रहा है। वाटर होल्स में पानी डालने से मना किया है। कारण यह है कि आबादी के किनारे से वाटर होल्स जो पुराने बने हुए हैं, उनमें पानी डालने से जंगली जानवर आबादी के नज़दीक आते हैं। हमने जो जंगल में वाटर होल्स बनाए हैं, उनमें हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि नारसन मंगलौर तक वाहनों की स्पीड काफी अधिक होने के चलते पिछले 1 हफ्ते में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए पुलिस अब स्पीड वाले वाहनों पर भी नजर रख रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर जो कैमरे खराब पड़े हैं, उन्हें जल्द सही किया जाएगा। साथ ही हाईवे पर बने ढाबा और होटल संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं यातायात को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। 1 हफ्ते में 3 बड़ी दुर्घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस लगातार तेज स्पीड में चलने वाले वाहनों पर शिकंजा कस रही है और चालानी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं
होटल संचालकों और ढाबा संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि मेन्यू लगाना अनिवार्य है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, कल ही एसएसपी सर के द्वारा क्राइम मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर सभी एडिशनल एसपीज और सीओज, इंस्पेक्टर और एसओ साहेबान को, टीआई साहेबान को, सबको निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में कुछ चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित होना अनिवार्य किया गया है। जैसे पूरे चारधाम यात्रा के दौरान, चूंकि ये राज्य का प्रवेश द्वार है, नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, चारधाम यात्रा की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, जिसके चलते मसूरी के कैंपटी फॉल क्षेत्र और ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों के आवागमन से यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर देहरादून के जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि मसूरी और विकास नगर से यात्रियों का आवागमन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम वहां पर तैनात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के जरिए यात्रियों को ज्यादा ट्रैफिक जाम में क्रमबद्ध तरीके से चलने का आह्वान किया जा रहा है। कोई एरिया जैसे आपने बताया मसूरी भी, एक विकास नगर साइड से भी हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक फ्लो है वो काफी ज्यादा है, और ऋषिकेश साइड में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, जो यात्रीगण हैं, उनको मिनिमम असुविधा हो। और हम लोगों ने इसी के क्रम में काफी प्रचार प्रसार भी किया है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो स्टैगर्ड मैनर में मूवमेंट हो, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना आए। ऋषिकेश नगर निगम में कार्यरत एक कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थितियों में 72 सीढ़ी गंगा घाट से गंगा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते निगम कर्मचारी गंगा में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल गंगा में निगम कर्मचारी का कुछ पता नहीं चला है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट के मुताबिक कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक युवक ने 72 सीढ़ी गंगा घाट से गंगा में छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गंगा में छलांग लगाने वाले युवक नगर निगम का कर्मचारी है, जो ऋषिकेश का रहने वाला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बच्चों से जुड़े कानून के अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली गई है। उन्होंने बताया कि 14 अलग अलग विभागों के साथ बैठक हुई है, जिसमें 11 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ये जानकारी अन्य राज्यों के साथ भी साझा की जाएगी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है। साथ ही HIV एड्स के बच्चों का डाटा भी जुटाया गया है। आप उत्तराखंड के 24 साल की बात कर रहे हैं, मैं देश की आजादी के 70 साल बाद तक की बात आपको बता रहा हूं कि भारत की सरकार ने भी कोई नीति नहीं बनाई थी। ये पहली बार पिछले 4-5 साल के दौरान, 8 साल के दौरान पहली बार भारत सरकार ने सर्वे कराए। भारत सरकार ने एक एसओपी बनाई है आयोग के माध्यम से, जिसका संचालन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। बाल स्वराज चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन पोर्टल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। उसके अंतर्गत आज इस बारे में काफी बृहद समीक्षा सभी विभागों के साथ की गई। बच्चों के पुनर्वास की नीति निर्धारित की जा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए मुंबई दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने मुंबई में सोमवार को भ्रमण के दौरान जुहू में बच्चों के साथ क्रिकेट का आनंद लिया। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम धामी ने लोगों से बातचीत के दौरान उनके उत्तराखंड भ्रमण के अनुभव की जानकारी और उनके सुझाव भी लिए। सीएम धामी ने सभी को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा कि सीबीएसई की इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों को कहा कि आप इसी प्रकार परिश्रम और लगन के साथ सफलता के पथ पर अग्रसर रहें। अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी पुनः मेहनत कर सफलता को अर्जित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य को लेकर अनंत शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।